धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। तेज प्रताप घर ही नहीं आ रहा था, पर अभी वो तनु से बहुत नाराज था कि तनु जर्मनी आने के बाद भी उससे मिलकर नहीं गई थी। उधर तनु को भी अब ज्यादा हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि हर बार तेज उसे ऐसे ही छोड़ देता था या फिर उससे बात ही नहीं करता था। यहाँ डेनमार्क में तनु आधा दिन ऑफिस जाती थी और वापस आकर पेंटिंग बनाया करती थी। वो उसी में गुम हो जाती थी। कुछ समय चिंटू बंटी के साथ तो कुछ समय रूपा भाभी और दादाजी के साथ बिताती थी। उसे दिन भर बेचैनी लगती रहती थी और रात में उसे नींद नहीं आती थी। उसे ये लग रहा था कि उसके कारण तेज प्रताप घर छोड़कर चला गया है। उधर शिल्पा की सगाई भी हो गई थी, पर उसने बताया नहीं किससे हुई है। उसने तो बस यही बताया था तनु से कि वो उसे जानती है, जब शादी में आएगी तो उससे मिल लेना। शिल्पा भी तनु से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो उसकी सगाई में नहीं आई थी। तनु शिल्पा को बता ही नहीं पाई कि क्यों उसकी सगाई में नहीं आई। उधर मोहित की तबीयत में भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया था, पर पहले के मुकाबले ठीक था। तेज प्रताप तनु को फोन ही नहीं लगाता था। तनु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तनु को आश्चर्य होने लगा था। तेज प्रताप उसे हर बार ऐसे ही छोड़कर चला जाता था, पर इस बार तो जैसे वो आना ही नहीं चाहता था। उधर मधुलिका भी तेज से मिलने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर जब भी उससे मिलने जाती अरुण उसे बहाना बना के भगा देता था और कभी भी तेज के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। तब मधुलिका ने सोचा, डेनमार्क के ऑफिस जाती हूँ, उधर से पता चल जाएगा कि तेज कहाँ है। मधुलिका ने इस बार कुछ नया ही प्लान बनाया था, स्पेशली तेज को फंसाने के लिए। वो डेनमार्क के ऑफिस आई। वहाँ वीरेंद्र प्रताप उसे पहले ही मिल गए। उन्होंने मधुलिका को देखकर पूछा, अरे मधुलिका बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मधुलिका ने कहा, वो मैं यहाँ तेज से मिलने आई थी। एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में डिस्कस करना था। वीरेंद्र प्रताप ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, वो तो अभी जर्मनी में है, वहां से ही अपने सभी प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है। मधुलिका ने चौंकते हुए कहा, अरे पर जब भी मैं उसे वहां मिलने जाती हूँ तो पता चलता है कि वो तो यहाँ पर है। वीरेंद्र प्रताप ने हंसते हुए कहा, वो अपना खबरी बदल लो, यहाँ 2 महीने से नहीं है, पर हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ जल्दी आए। तुम चाहो तो तनु से मिल सकती हो, यहाँ का पूरा काम तनु ही संभालती है, जाओ मिल लो। इतना कहते हुए वीरेंद्र प्रताप वहां से चले गए। मधुलिका ने मन में कहा, कब तक बचोगे तेज? मैं ऐसा जाल फेंकूंगी कि तुम्हें फंसने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बहुत हो गया लुका छुपी का खेल। अभी तक मैं चाहती थी तुम सीधी तरह से मेरे पास आ जाओ, उस सो कॉल तनु को छोड़कर, पर लगता है तुम्हें उल्टी तरह से ही फंसाना पड़ेगा। और ये 2 कौड़ी की लड़की तनु यहाँ के ऑफिस में कब्जा जमा कर बैठ गई है, पर कोई बात नहीं, इसे बहुत जल्दी ही इसे छोड़ना होगा। ऐसे ही 2 महीने निकल गए, पर तेज प्रताप घर नहीं आ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब 3.5 महीने ही बस बाकी रह गए थे। दादाजी ने तेज प्रताप को बुलाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो बहाना बनाकर नहीं आता था। मधुलिका डेनमार्क के घर आई। उसने दादाजी से कहा, दादाजी लगता है आप लोग मुझे भूल ही गए। वहाँ घर में रूपा, शारदा जी और दादाजी बस थे। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, तुम तो जानती हो अब मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती। बस तनु जबरदस्ती शाम को टहलने ले जाती है तो बाहर जाता हूँ, वरना अब घर से निकलना बहुत कम हो गया है। रही बात तुम्हें याद करने की, तो तुम भूलने वाली कोई चीज भी तो नहीं हो। मधुलिका ने अपना दांव फेंकते हुए कहा, हाँ दादाजी, पर मुझे ऐसा लगता है कोई बात नहीं जो तेज ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, पर अब तो वो मुझे फोन भी नहीं करता है, ना ही मेरा फोन उठाता है। शारदा जी ने कहा, तो ये बात है। वैसे तेज अभी बिजनेस को लेकर काफी परेशान है, इसीलिए अभी यहाँ भी नहीं आ पाता है। फिर तुम तो। शारदा जी यहाँ तक बोलकर रुक गई। मधुलिका ने कहा, हाँ आंटी, मैं तो तेज की बचपन की दोस्त हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। फिर उसने अपनी पलकें झपकाई जैसे उसने लाइन कंप्लीट कर दी हो। तभी तनु और वीर भी ऑफिस से आ गए थे। दोनों को आज देर हो गई थी, क्योंकि वो लोग चिंटू बंटी के लिए कुछ खिलौने लेने गए थे। मधुलिका ने तनु को गुस्से से देखा और ताना मारते हुए कहा, तनु कैसी हो? इतना बड़ा ऑफिस है यहाँ, जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। संभालते बन रहा है ना? भाई मैं तो बचपन से इसी माहौल में पली बड़ी हूँ, इसलिए मेरे लिए तो आसान था, पर तुम्हें सब संभाला जा रहा है ना?
कहीं ऐसा ना हो तुम तेज की मेहनत पर पानी फेर दो। तनु कुछ बोलना चाहती थी, तब उसे रोकते हुए वीर ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, तनु के पापा का इससे भी बड़ा बिजनेस था, तो ये छोटी ऑफिस संभालने में उसे दिक्कत तो हुई होगी, पर देखो ना, उसने कभी कहा ही नहीं कि ये छोटा ऑफिस है। पर तुमने याद दिला दिया, तो जल्दी ही तेज से बात करके यहाँ के बिजनेस को और आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। थैंक यू मधुलिका, अगर आज तुम नहीं आती तो शायद तनु की प्रॉब्लम हमें समझ ही नहीं आती। और फिर ये कहकर उसने तनु को मुस्कुराकर देखा। तनु भी मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। मधुलिका अपनी बातों से तनु का दिल दुखाना चाहती थी, पर वीर ने उसका दांव उल्टा कर दिया था। उसने फिर कहा, पर कल की आई लड़की पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं। पता नहीं कब वो यहाँ का सब कुछ समेटकर कहीं भाग जाए और आप लोगों को पता भी ना चले। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ चौंक कर देखने लगे। उसने फिर आगे कहा, मैं तो वही कह रही थी जो सब लोग कह रहे हैं। मेरे ऐसा कहने का। दादाजी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मधुलिका बस, तुम मेरे दोस्त की पोती ना होती तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह देता। तनु इस परिवार का हिस्सा है, कोई गैर नहीं है। हम में से कोई भी यहाँ अपने परिवार के लोगों के बारे में ना बुरा सुनता है और ना ही कहता है, इसलिए आगे से इसका ध्यान रखना। मधुलिका ने सक पकाकर कहा, मेरी तो ज़बान ही फिसल जाती है दादाजी कभी कभी, इसलिए माफ करें, पर मैं जिस काम से यहाँ आई थी वो तो भूल ही गई। दरअसल मैं यहाँ आपको अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करने आई थी। आप सबको आना है। आप तो जानते हैं आप लोगों के अलावा हमारा यहाँ कोई नहीं है। रूपा ने मन में कहा, लोमड़ी, तेरी चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। तेरे यहाँ कितने हैं और कितने नहीं, ये जरूर तेरा तेज को फंसाने का प्लान ही होगा। दादाजी ने कहा, बेटा मेरा आना जरा मुश्किल है, बाकी सबसे पूछ लो। मधुलिका सबकी तरफ देखने लगी। शारदा जी ने कहा, हम तो कल ही इंडिया जा रहे हैं, कुछ काम है वहाँ। रूपा अपने मायके जा रही है तो वीर भी नहीं होगा अभी कुछ दिन, बस तनु बची है, वो आ जाएगी। मधुलिका ने एक आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाते हुए कहा, मेरे कुछ दोस्त तेज और तनु दोनों से मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती थी तेज भी इस पार्टी में आ जाता तो ठीक था, पर शायद वो तो नहीं आएगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दादाजी ने सोचा, तेज को बुलाने का ये अच्छा मौका है, तो उन्होंने झट से कहा, तुम चिंता मत करो, तेज और तनु दोनों ही आएंगे। मधुलिका ने खुश होकर चहकते हुए कहा, थैंक्स दादाजी, अब मैं चलती हूँ, पार्टी का अरेंजमेंट भी देखना है। इतना कहते ही वो वहाँ से चली गई। दादाजी ने तनु को बुलवाया और उससे कहा, तुम तेज प्रताप को फोन लगाओ और उससे कहना कल मेरे एक खास दोस्त की पोती की बर्थडे पार्टी है और उसमें तुम दोनों का जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसे कहना कि वो जरूर आए, नहीं तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। तनु हैरानी से दादाजी को देखने लगी। दादाजी ने कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, इसी बहाने वो यहाँ आएगा तो। ये कहने के बाद दादाजी उठकर अपने रूम में चले गए। तनु ने इतने दिन तेज प्रताप को सिर्फ याद किया था, पर फोन नहीं लगाया था। वो अपने रूम में गई और कुछ सोचते हुए उसने तेज प्रताप को फोन लगाया। इतने दिनों के बाद तनु का फोन आया देखकर तेज प्रताप को एक सुकून महसूस हुआ, पर उसे घबराहट भी हो रही थी। उसने उसका फोन उठाया। तेज ने कहा, हेलो। थोड़ी देर दोनों ही तरफ शांति थी। दोनों ही एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे। तनु ने धीरे से कहा, दादाजी ने कहा था कि कल उनके दोस्त की पोती के जन्मदिन की पार्टी है और उसमें आपका होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप आ जाइएगा। और दादाजी ने ये भी कहा है, अगर आप नहीं आए तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। इतना कहकर तनु फोन रखना चाहती थी, पर उसने कहा, आप मेरे कारण यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो मैं कल के बाद यहाँ नहीं रहूंगी। आप मेरी इंडिया जाने की टिकट करा दीजिए, मैं वहीं चली जाऊंगी। मैं आपको इस तरह से मेरे कारण परेशान होते हुए नहीं देख सकती। फिर उसने फोन रख दिया। उसका दिल इतने दिनों से सिर्फ तेज से बातें करने के लिए मचल रहा था। आज उसकी आवाज सुनकर वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उधर तेज प्रताप को समझ नहीं आ रहा था कि वो तनु की बातों का क्या जवाब दे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जितना तनु से दूर जा रहा था, उतना ही तनु की यादें उसे जीने नहीं दे रही थी। हर समय बस बेचैनी होती थी। उसने मन में कहा, बस ये 3 महीने और निकल जाए, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा
और मैं इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। शायद उसके बाद मुझे तनु की याद भी नहीं आएगी। वो जर्मनी में था। उसने अरुण को बुलाकर डेनमार्क की टिकट निकलवाने के लिए बोला। फिर अपने कुछ जरूरी काम निपटाकर शाम की फ्लाइट से डेनमार्क आ गया। घर आते ही उसने सबसे पहले अपने दादाजी के पैर छुए। दादाजी उससे बहुत नाराज थे। उन्होंने तेज प्रताप से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? तेज प्रताप उनकी बात सुनकर हड़बड़ा सा गया। उसने पूछा, क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने कहा, मुझसे तनु की हालत देखी नहीं जाती। तुम जाकर खुद ही देख लो। तुम्हें तो यहाँ बुलाना बस एक बहाना था, पर जब आ ही गए हो तो अपनी पत्नी की हालत का मजा ले लो। तुम्हें तो शायद बुरा भी नहीं लगेगा। फिर वो आंखें बंद करके सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गए। तेज प्रताप धीमे कदमों से अपने रूम की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला। उसने देखा तनु वहां नहीं है। उसने गहरी सांस ली और अपने कपड़े बदलकर वो बिस्तर पर लेट गया। बहुत देर बाद भी जब तनु वहां नहीं आई तो वो उसको देखने के लिए सारे घर में ढूंढने लगा। तनु उसे कहीं नहीं मिली थी। इससे वो थोड़ा डर भी गया था। उसने अपने मन में कहा, जब से इस लड़की से मिला हूँ ये मुझे ऐसे ही परेशान करती है। सीधी तरह से घर में नहीं रह सकती थी क्या? खुद ही बुलाया और खुद ही गायब हो गई। उसने तनु को फोन लगाए पर तनु फोन भी नहीं उठा रही थी। उसने वहां के नौकरों से पूछा पर किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है।